अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ईद जो है वो ठंडी भी गुजरी होगी। तो आज जिस चीज़ पे मैं बहस करने वाला हूँ, जिस चीज़ को डिस्कस हमने करना है, वो है हाउ टू डेवलप अ रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल जो है उसको हमने कैसे डेवलप करना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा गैप है हमारी लर्निंग में कि हम जब रिसर्च टॉपिक पे आते हैं, पहले भी मैं इस पे बात कर चुका हूँ। तो उस वक्त हमारे पास कोई सूटेबल टॉपिक नहीं होता, कोई एरिया ऑफ स्टडी नहीं होता। और जब हमें एरिया ऑफ स्टडी मिल जाता है तो फिर हमारे पास कोई ऐसी आउटलाइन नहीं होती कि जिसके मुताबिक हम फॉलो करें। हम सारा दिन लोगों के पीछे और सुपरवाइज़र के पास जाते आते हैं। सुपरवाइज़र से डेफिनेटली गाइडलाइन तो लेनी चाहिए, लेकिन सम टाइम सुपरवाइज़र इतना बिज़ी होता है अपने ऑफिशियल मैटर्स में कि उसके पास टाइम भी नहीं होता। तो हमारे लिए एक इशू बन जाता है। तो मैं एक प्रॉपर गाइडलाइन जो है मेरी समझ के मुताबिक, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने रिसर्च प्रपोज़ल को कैसे डेवलप करना। अब ये रिसर्च प्रपोज़ल जो है ये मुख्तलिफ, जब आप एमफिल में आते हैं तो रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ती है। आप अपने बसर से उसको, या आप अपने बोर्ड ऑफ स्टडी से कैसे अप्रूव करवाएं। फिर आप पीएचडी के डॉक्टरल स्टडी में आते हैं तो फिर भी यही होता है। और अगर आप उसमें कोई आपने रिसर्च फंडिंग लेनी है तो फिर भी आपको एक प्रपोजल डेवलप करना पड़ती है। तो उस सेंस में आज मैं आपसे टॉक करता हूँ। तो इनमें सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि हमें, पहली स्लाइड है हमारी इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन जो है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। मीन्स कि ये मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपके रिसर्च प्रपोज़ल में कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि एम्स एंड गोल्स ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल, कि हम, हमारे माइंड में क्या सेट किए हैं हमने गोल्स, कि हमारी रिसर्च का ये मकसद होगा। फिर दूसरे नंबर पे है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल। तो फिर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे कि रिसर्च प्रपोज़ल जो है उसकी अहमियत कितनी है, उस जो चीज़ हम काम करने जा रहे हैं, उस काम की कितनी इम्पोर्टेंस है। और तीसरे नंबर पे है कि इस काम या इस प्रपोज़ल या इस टॉपिक का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से मुराद है कि कौन-कौन सी थ्योरी एरिया में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही हैं अबाउट दिस एरिया, और कौन-कौन सी थ्योरी इस एरिया को सपोर्ट करेंगी मेरे इस टॉपिक को। तो तीसरे चौथे नंबर पे है व्हाट इज़ द रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ योर स्टडी, के आप जो स्टडी करने जा रहे हैं उसमें आपकी मेथोडोलॉजी क्वांटिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव होगी, और इनको कौन सा रिसर्च पैराडाइम अगर आपने समझने हैं तो मेरा लेक्चर नंबर 11 जो है वो मौजूद है। तो कौन से रिसर्च पैराडाइम होंगे जो हम यूज़ करेंगे इसमें, और उन रिसर्च पैराडाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप काइंडली अगर उस लेक्चर को सुनेंगे तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है कि व्हाट इज सपोजिशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ योर स्टडी, के ये स्टडी जो है इसके फ्यूचर में क्या इम्प्लीकेशन हैं, ये भी हमें बताना पड़ता है, ताकि एक काम जो हम कर रहे हैं उस पे हमारे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं, इवन टाइम एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा हमारे फ्यूचर में। फिर हम एक टाइम लाइन देते हैं अपनी प्रपोजल में कि क्या कितने वक्त में हम ये काम जो है वो करेंगे, और उसके लिए कौन कौन से, अगर हम किसी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग एजेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि उसमें कितना बजट जो है वो कंज्यूम होगा। तो ये था इसका शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन के रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले आते हैं एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इट प्रेजेंट द ऑथर प्लान्स, के जो है ऑथर्स जो हैं वो, उनका प्लान क्या है, वो काम क्या करना चाहते हैं। और इसमें वो एक अपनी ना विश या विल उनकी होती है कि वो किस एरिया में, किस लेवल पे वो काम करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है। फिर दूसरे नंबर पे एक आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। तो दूसरे नंबर पे एक ऑब्जेक्टिव में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑलरेडी ये काम हो चुका है, और
हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो जो काम हो चुका है और जो हमें हमारी नीड है, उसके दरमियान जो आइडेंटिफ़ाई करते हैं, वो गैप जो है, उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। और तीसरे नंबर पे व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड बाय द स्टडी, इस स्टडी से हमें क्या हासिल होगा, हम क्या अचीव कर पाएँगे। और चौथे नंबर पे है एड न्यू एंड ओरिजिनल नॉलेज टू द एकेडमिक कम्युनिटी। तो इससे हमारा क्या होगा कि कितना हम न्यू नॉलेज, ओरिजिनल नॉलेज, क्योंकि जब हम बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं तो उससे एक ओरिजिनल नॉलेज जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। तो एकेडमिक कम्युनिटी में हम अपना नॉलेज को ऐड कैसे कर सकते हैं। इट आल्सो रिवील्स द कैपेबिलिटी ऑफ ऑथर टू कंडक्ट दिस रिसर्च एंड इज कंट्रीब्यूशन टू द करंट फील्ड। तो बीइंग ए ऑथर, आप जब अपना प्लान तैयार कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में ये बात होती है कि मेरी एक्सपर्टीज किस किस फील्ड में है, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है इस काम को करने के लिए। और दूसरे नंबर पे और इसका करंट फील्ड में क्या फ़ायदा होगा जो काम मैं करूँगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। आगे चल के हम लिटरेचर रिव्यू होता है, इस सेक्शन में हम क्या काम करते हैं। इस सेक्शन में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट हैज़ ऑलरेडी डन इन पर्टिकुलर फिनोमेना, यानी जो टाइटल हमने लिया है अपनी स्टडी का, जो एरिया ऑफ फील्ड हमने एरिया या फील्ड हमने सेलेक्ट किया है, उसके अंदर, उस फिनोमेना के अंदर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है। दूसरा है कि जनरेशन ऑफ यूथ फॉर रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। तो ये जो लिटरेचर रिव्यू है, ये हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि जब हम लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होते हैं प्रीवियस स्टडीज को, तो फिर हमें ये होता है कि इसमें एक हमारे माइंड में कुछ रिसर्च क्वेश्चन जो है वो एमर्ज होते हैं, हाइपोथेसिस एमर्ज होते हैं कि इन चीज़ों को हमें जो है वो एड्रेस करना है। तीसरे नंबर पे ओरिएंटेशन, व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज अननोन अबाउट द एरिया ऑफ स्टडी, कि ऑलरेडी कितना काम हो चुका है और इस एरिया में कितने काम की और ज़रूरत है। अगेन वो हम रिसर्च गैप की तरफ जाते हैं कि गैप जो है वो कितना है, कि ऑलरेडी कितना काम हो चुका है और हमने कितना काम करना है। और चौथे नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये होता है कि मैं ऑलरेडी भी इस पे बात कर चुका हूँ पिछली स्लाइड में, कि आपको आपकी बेसिक कौन सी थ्योरी बेस प्रोवाइड कर रही हैं आपकी स्टडीज को, और उनमें से कौन सी मोस्ट रेलिवेंट है आपके एरिया के रेलिवेंट। और दूसरा इसमें कंसेप्चुअल में ये देखा जाता है कि आपने अपने माइंड के अंदर स्टडी, क्योंकि जब आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं तो आपके माइंड के अंदर पूरा एक फ्रेमवर्क होता है कि मैं इस स्टडी को इस वेरिएबल को इसके साथ लिंक होगा, इस वेरिएबल का इसके साथ रिलेशनशिप निकलेगा, और फिर और इसका ये रिजल्ट निकलेगा। ये एक फ्रेमवर्क आप जो है वो डेवलप करते हैं एज ए रिसर्चर। और तीसरा है कि हेल्प्स इन डेवलपिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो वहां से अगर आपने क्वेश्चनर बनाना है तो वहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं, अगर आपने इंटरव्यू बनाना है तो वहां से क्वेश्चन जो है, क्योंकि वहां से आपको गैप का पता चलता है कि किन चीजों को हमने एड्रेस करना है। और नंबर 6, इट हेल्प हाउ योर स्टडी एज टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, के मौजूदा लिटरेचर में इसकी कितना एडिशन होगा, कितना वैल्यूएबल एडिशन होगा। तो क्योंकि हमने टाइम, मनी और मटेरियल रिसोर्सेज को किया है, कंज्यूम किया है, तो फिर हमें ये पता चलता है कि स्टडी जो है इसमें लिटरेचर में कितना स्टडी की वजह से इजाफा होगा या लिटरेचर जो है वो रिच होगा। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं कि मेरी स्टडी की कितनी सिग्निफिकेंस है, वाई द स्टडी इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं अब ये चीज जो है, ये जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ, जब मैंने टाइटल लिया था एज ए रिसर्चर, उस वक्त मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट। मेरे माइंड में कोई ना कोई चीज तो होगी कि जिस बेस पे मैंने कहा था, मेरी कोई अजम्पशन तो होगी कि जिस बेस पे मैंने कहा था कि ये टॉपिक बड़ा नेसेसरी है, मुझे इस पे काम करना है। तो वो चीज आपने यहाँ पे बतानी है। हाउ इट इज रिलेटेड टू एस्टैब्लिश रिसर्च इन योर फील्ड। तो ऑलरेडी जो रिसर्चेज हो चुकी हैं उसके साथ इसका कितना रिलेशन है, यानी क्या ये उन रिसर्चेज को रेक्टिफाई करेगी या उस रिसर्चेज को निगेट करेगी या क्या चीज करेगी। उसके बाद अगला है कि हाउ इट स्ट्रेंथन और चैलेंज द एग्जिस्टिंग रिसर्च। तो ये हमारी जो मौजूदा रिसर्च है उसको कितना स्ट्रेंथन करेगी या उस काम को चैलेंज भी आप कर सकते हैं। आप देखें कि नेचुरल साइंसेज में एक थ्योरी डेवलप होती है, फिर कुछ दिनों बाद एक साइंटिस्ट उठता है और वो एक नई थ्योरी डेवलप करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रीवियस थ्योरी को चैलेंज करके नई थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की और दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। सिमिलरली सोशल साइंसेज में भी ऐसा ही होता है। हाउ इट प्लेज विद अदर रिसर्चर। तो दूसरे रिसर्चर जो हैं वो इससे क्या हासिल करेंगे, क्या बेनिफिट मिलेगा,
इससे। और पांचवा है, इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ रीडर सो व्हाट, मीन्स कि आपकी ये स्टडी किस हद तक सिग्निफिकेंट है, क्या है द फ्यूचर यूजेस ऑफ दिस रिसर्च, तो इसका फ्यूचर में कितना बेनिफिट होगा। तो ये आपकी सिग्निफिकेंस है, और जब आप सिग्निफिकेंस राइट करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को आपने एड्रेस करना होता है। तो अब हम आ जाते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे। व्हाट इज थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, मैं बार बार इसका जिक्र करती हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब भी आप कहीं वाइवे पे जाते हैं, किसी भी चीज़ पे जाते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी स्टडी का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या था। तो इसमें एग्जामिन यूर थीसिस टाइटल एंड रिसर्च प्रॉब्लम, पहली तो बात है कि आप एग्जामिन करें अपने थीसिस प्रॉब्लम को और अपने थीसिस रिसर्च प्रॉब्लम को, टाइटल को। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग थ्योरीज इन द एरिया ऑफ स्टडी, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि आपकी इस एरिया ऑफ स्टडी में कितनी थेरीज हैं। व्हाट आर थेरीज सपोर्टेड टू योर स्टडी, कौन कौन सी थेरीज जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं इस रिसर्च को। व्हाट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर बीइंग यूज्ड इन द स्टडी, तो कौन से सोर्सेज जो हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। अब इन सोर्सेज में आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप इनमें से क्या क्या चीज़ें यूज करेंगे। व्हाट आर द की वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी, तो आपकी स्टडी के की वेरिएबल कौन से होंगे, ये आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो बताएगा। फिर मेथोडोलॉजी की बात आ जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि आपकी पूरी जो रिसर्च है वो इस पे बेस कर रही होती है। ये मैं सोशल साइंसेज के लिए टिपिकली बता रहा हूँ। डिटरमन द नेचर ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये मिक्स मेथड आप कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी रिसर्च पैराडाइम से। अगेन मैं अपने लेक्चर को जो मैंने 11 नंबर पे दिया था उसको रेफर करूंगा कि आप जो है वहां से जाके क्लियर करें कि आपकी रिसर्च अगर क्वालिटेटिव बनती है तो क्यों बनती है, क्वांटिटेटिव है तो क्यों है, मिक्स मेथड है तो क्यों है। इन सोशल साइंसेज यू विल हैव टू डिटरमिन पॉपुलेशन एंड सैंपल ऑफ द स्टडी, तो आपको अपनी प्रपोजल में बताना बताना पड़ता है कि व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी जो आप कर रहे हैं, और इसमें सैंपल कौन सा होगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होंगी, और वो सैम्पलिंग टेक्निक्स को भी आपको रैशनलाइज या जस्टिफाई करना पड़ता है। फिर आ जाता है डाटा टेक्निक और टूल्स बीइंग यूज्ड, कि कौन सा डाटा टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, उसमें इंटरव्यू कर रहे हैं, और आप सर्वे कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बताना पड़ती है और जस्टिफाई भी करना पड़ती है। हाँ, जस्टिफिकेशन ऑफ टूल, मैंने बताया कि जो टूल आपने यूज़ करना उसको जस्टिफाई करना है कि ये आप क्यों, क्योंकि इसके अलावा आपने ये जस्टिफिकेशन देनी है कि इसके अलावा कोई टूल और यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। फिर डाटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप पियर्सन आर लगा रहे हैं, कौन सी डाटा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप देखें कि आप ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, कोई थीमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं, यानी आप अपना डाटा एनालिसिस टेक्निक भी यहाँ पे बताएंगे कि मैं ये काम करूँगा। और उसके बाद है सपोजिशन एंड इम्प्लीकेशंस, रिसर्चर हैव एन क्लियर आइडिया हाउ योर वर्क विल कंट्रीब्यूट टू टू द फील्ड। तो मैं अगर एक टाइटल लेता हूँ तो मुझे मेरे माइंड में ये तो होगा कि इसका क्या फायदा है, कितनी कंट्रीब्यूशन है मेरे इस टाइटल की रिसर्च के अंदर, मेरे इस रिसर्च की कितनी नीड है, नीड ऑफ योर रिसर्च, हाउ योर रिसर्च विल कंट्रीब्यूट इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो मैं एक सपोज करता हूँ, मेरी एक अजम्पशन है कि इससे एग्जिस्टिंग नॉलेज में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। हाउ योर वर्क विल क्रिएट फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, तो फ्यूचर रिसर्चर के लिए कौन कौन सी फाउंडेशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ ताकि आने वाले लोग जो हैं इससे कहाँ कहाँ से इस्तेफादा हासिल करें। व्हाट प्रॉब्लम यूर रिसर्च विल फिक्स, तो हमारी रिसर्च जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो कौन से हमारे सोशल प्रॉब्लम जो हैं उनको फिक्स करेगी और उनका सोल्यूशन बताएगी, और फ्यूचर के लिए हमारे लिए कौन सी डायमेंशन जो है उनको वजह करेगी। हाउ द पॉलिसी बीइंग इम्पेक्टेड बाय योर रिसर्च, तो क्या हम हमारी पॉलिसी मेकर जो हैं, क्या हमारी रिसर्च उनके लिए कोई सूटेबल होगी, बेनिफिशियल होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो हैं इनको भी मैं हमेशा अपने ज़हन में रखूंगा जब मैं अपनी रिसर्च प्रपोजल डेवलप कर रहा हूँ। और फिर मैं एक कंप्लीट टाइम फ्रेमवर्क जो है वो बताऊंगा, टाइम लिमिट्स बताऊंगा कि मैं इतने यहाँ से यहाँ तक पीरियड तक मैं जो है वो रिव्यू करूंगा, क्वेश्चनर डेवलप करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं डाटा एनालिसिस करूँ, डाटा कलेक्ट करूंगा, डाटा एनालिसिस करूंगा, और फिर मैं रिपोर्ट राइटिंग करूंगा। तो आप एक टेंटेटिव जो है वो उनको देंगे, एक पूरा टाइम फ्रेम देंगे।
और अगर आप किसी फंडिंग एजेंसी से आप फंडिंग करवा रहे हैं तो फिर आपको पूरा जो है वो एक बजट स्टेटमेंट देनी होगी कि मैं कितना बजट डिमांड कर रहा हूँ, और उस बजट की जस्टिफिकेशन होगी कहाँ-कहाँ पे लगेगा और कहाँ-कहाँ पे वो बजट यूज़ होगा, उसका हमें रैशनल भी जो है वो देना पड़ेगा। तो ये था आज का टाइटल। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की, इस टॉक की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।